हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्योग्राफी का हमारे इस अंतिम वीडियो पे। दोस्तों, इसको अंतिम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ज्योग्राफी, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इसको हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में कंप्लीट किया है। आप इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसको जाके देखिए। बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया है इस वीडियो को, काफी ज्यादा मेहनत करके। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के, वो सारे के सारे पॉइंट जो है आपको कवर किया हुआ है वहां पर। तो आप जाइए प्लेलिस्ट पे और उसको जो है देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की जनगणना, 2011 वाली जनगणना। देखिए, 2021 में भी एक जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 कोरोना के चलते जो है वो वाला जनगणना हुआ नहीं। तो अभी अगर हम बोले तो एग्जाम जितने भी हो रहे हैं उसमें 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में जितना भी यहाँ पर फैक्ट मैंने लिखा है, डाटा लिखा है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और मैं प्रयास करूंगा कि जो जनगणना है उसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी डाटा जो है याद करनी चाहिए, और मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि आने वाला जो जनगणना है 2021 में तो हुई नहीं, उसके बाद जो जनगणना होगी आप उसके थ्रू जो है कौन कौन सी डाटा को जो है याद करेंगे और कैसे करके याद करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत की जनगणना 2011 की हम बात कर रहे हैं। 2011 की जनगणना, अगर विश्व की अगर जनसंख्या देखें तो भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वो 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। एक याद रखिएगा डेटा, 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना में भारत में टोटल मतलब जनसंख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा यही 2011 का नंबर को मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं। इसी को हम लिख सकते हैं 1210, 2011 को थोड़ा सा चेंज कर दिए। फिर याद रखिएगा 569 और 573, ऐसा बोलिएगा 1210 569 573। तो इतना जनसंख्या भारत में 2011 की जनगणना के थ्रू जो है इसकी गणना की गई थी। याद रखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर जो है अरब, इतना जनसंख्या है। इसको अगर हम मिलियन में करें तो 1210 1210 इतना मिलियन है। और बिलियन में याद रखिएगा 1.2 बिलियन जो है भारत की जनसंख्या है। और इसमें भी अभी की अगर हम बात करें, ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन यूएनएफ, याद रखिए यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड वाला, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। उसके अकॉर्डिंग जो है जनसंख्या की गणना की जाती है वर्ल्ड वाइड। तो उसके अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या, अभी की हम बात करें, अभी भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम नंबर पे आ गई है। सेकेंड नंबर पे चाइना आई हुई है और थर्ड में है अमेरिका। और भारत की जनसंख्या अगर देखें तो अभी वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन की उस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 142.86 करोड़ है, 142, और चाइना का है 142.57 करोड़ है। तो ये जनसंख्या दिन ब दिन जो है बढ़ रही है। तो याद रखिएगा ये वाला। तो हम लोगों ने बोला था 2011 की जो जनसंख्या है, जो जनगणना है, विश्व का 17.5% है इंडिया का। और 2011 की जो जनगणना हुई है वो 15वीं जनगणना है भारत की, और स्वतंत्र भारत की 7वीं है। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है 2011 वाला। और ओवरऑल अगर टोटल जनगणना देखा जाए तो 2011 वाला है 15वीं जनगणना। अब 2021 में होती तो 2021 वाला हो जाता 8वीं, और 2021 स्वतंत्र भारत की 8वीं हो जाता। और 2011 है वो 2021 की अगर जनगणना होती तो वो टोटल ओवरऑल 16 हो जाती, 16वीं जनगणना हो जाती। और अगर भारत में जनगणना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1872 में सबसे पहले हुई है, और ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से ही हुई है। सबसे पहले भारत में जो जनसंख्या की जो जनगणना हुई थी वो 1872 में, उस टाइम थे लॉर्ड मेयो, इनके कार्यकाल में जो है भारत की जनगणना सबसे पहले की हुई थी। और अगर याद करें किनके द्वारा, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, याद रखिएगा। और जेम्स प्रिंसेप के द्वारा भी इलाहाबाद और फिर जो है बनारस का किया गया था। याद रखिएगा BI, बनारस और इलाहाबाद, इसका जो है सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जनगणना किया गया था। और ये तो हो गया भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले इतना हुई थी।
लेकिन नियमित जनगणना की अगर हम बात करें तो इसमें 1881 याद रखिएगा, 1881 में सबसे पहले जनगणना हुई थी। और 1881 में कौन थे उस टाइम, तो लॉर्ड रिपन नाम याद रखिएगा, इनके कार्यकाल में जो है भारत की नियमित जनगणना हुई थी। और उसके बाद जो है हर 10 साल में भारत की जनगणना की गई है। तो सबसे पहला तो हो गया 1872, फिर 1881 और उसके बाद हर 10 साल जोड़ दीजिएगा तो भारत की ओवरऑल 2011 वाली हो जाएगी 15वीं और 7वीं हो जाएगी स्वतंत्र भारत की। तो ये कुछ फैक्ट जो है याद रखिएगा। इसके बाद भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी, पुरुषों की जो परसेंटेज है वो 51.47 और महिलाएं हैं 48.53%। मतलब 50% से थोड़ा अधिक है पुरुष और महिलाएं उनसे थोड़ा सा कम है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितना है भारत का, मैं बोल रहा हूँ भारत की साक्षरता दर, तो ये है 73%। मतलब बोल सकते हैं हर 100 इंसान में से 73 जो है पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है। तो साक्षरता दर जो है वो 73 है। लेकिन साक्षरता दर ये तो भारत का हो गया। अगर राज्यों की बात करें, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की, तो उसमें कितने परसेंट है वो देखेंगे। सबसे पहले राज्यों में याद रखिएगा साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ है, तो केरल में है सबसे ज्यादा 94%। और सबसे कम राज्य में सबसे कम जो लिटरेसी रेट है सबसे कम है बिहार के पास, 61.8% जो है बिहार का है। और साक्षरता दर अगर यूटी हम बात करें, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो है लक्षद्वीप के पास 91.8% और दादरा एवं नगर हवेली इसके पास 76.2% है। फिर भारत की जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 382 है, याद रखिएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब ऐसा काम कीजिए, अब चारों ओर जो है 1 किलोमीटर ले लीजिए, 1 किलोमीटर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके एक वर्ग बनाइए और उस वर्ग के अंदर जितने व्यक्ति रहते हैं वही हो गया जनसंख्या का घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व भारत का याद रखिए, अगर भारत का पूछा जाएगा तो 382 है। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, सबसे ज्यादा और सबसे कम किसके किसके पास है, तो जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्रफल के अंदर 1106 इतना इंसान बिहार में रहते हैं। तो बिहार में सबसे ज्यादा, याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किस राज्य के पास है, तो बिहार राज्य के पास है 1106। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल के अंदर जो रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में वो 17 जन रहते हैं। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, देखिए दिल्ली बहुत बड़ा महानगर है और दिल्ली में कितने, 1 वर्ग क्षेत्रफल, 1 वर्ग के अंदर, उस क्षेत्रफल के अंदर 297 है, याद रखिएगा। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें भारत का लिंगानुपात है 943। प्रत्येक लिंगानुपात क्या है, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में स्त्रियों की संख्या, प्रत्येक 1000 पुरुषों में जो स्त्रियां है, स्त्रियां की संख्या, तो प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी, स्त्रियों की संख्या तो 943 है। भारत का अगर पूछा जाएगा तो भारत का लिंगानुपात 943। लेकिन अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पढ़े तो केरल का याद रखिएगा, केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, प्रत्येक 1000 पुरुष में जो स्त्रियों की संख्या है वो उससे ज्यादा है, 1084 है। और हरियाणा में सबसे कम है, 879 है, याद रखिएगा। उसी तरीके से अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पुदुचेरी में सबसे ज्यादा है 1038 और लिंगानुपात सबसे कम किसके पास है, दमन एवं द्वीप के पास है, दमन एवं द्वीप के पास 618। देखिए 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो इसी में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम और बात करें तो देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना में टोटल अगर राज्यों की हम बात करें तो 28 राज्य थे, 28 राज्य। और उस टाइम अगर हम बात करें टोटल कितने यूटीज थे, तो टोटल 7 यूटी थे 2011 की जनगणना में। फिर 2011 के बाद
2014 में एक राज्य आंध्र प्रदेश दो टुकड़ा हो गया ना, आंध्र प्रदेश वाला, तेलंगाना एक बन गया। मतलब उस टाइम 28 में एक और जोड़ दीजिए तो 29 राज्य हो गए, 29 राज्य हो गए। और यूटी तो उतना ही था, 7 यूटी था। ये 2011 की हम बात कर रहे हैं, ये 2014। और अगर वर्तमान समय की बात करें, 2023 वाला अभी की समय की बात करें, तो अभी 2023 में देखिए 29 राज्य में से एक जो राज्य था जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर फिर दो टुकड़ा हो गया और वो दो टुकड़ा आगे यूटी बन गया। तो 29 राज्य में से अब हो गया 28 राज्य। और 28 राज्य में से भी देखिए दो, ये जो जम्मू कश्मीर है उसका दो भाग हो गया, जम्मू कश्मीर वाला दो भाग हो गया, जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। तो यहाँ हो गया टोटल 9 यूटी। अब 9 यूटी में से भी अब देखिएगा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, वो दोनों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो टोटल 9 यूटी होने चाहिए थे, लेकिन उनको मिलाने के कारण से अब 8 यूटी है। तो अभी वर्तमान समय में 2023 में 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ये याद रखिएगा। आई होप आपको सभी को याद है कितने राज्य और कितने यूटीज है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ डाटा जो है पढ़ा। देखिए विश्व की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो जनगणना भारत में सबसे पहला हुआ था 1872, लेकिन विश्व की सबसे, अगर विश्व में सबसे पहला जो जनगणना हुआ था, याद रखिएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1757 प्लासी का युद्ध से पहले की हम बात करें, ठीक उससे कुछ साल पहले की, तो 1757 से पहले 1749 याद रखिएगा, सबसे पहले 1749 में हुआ था जनगणना। और किसके यहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा स्वीडन। सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो स्वीडन में हुई थी 1749 में। अब भारत की कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या की हम बात करें, तो भारत की अगर राज्यों में बात करें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो यूपी के पास है, फिर महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर एपी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर इस तरह से घट रहा है, ये घट रहा है, नागालैंड, गोवा, फिर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाता है, यूपी। और सबसे कम वाला याद रखिएगा ये सिक्किम हो जाता है। और यूपी में भी याद रखिएगा करीब 20 करोड़ जो है इसकी जनसंख्या थी। अब ये जनसंख्या जो है फिर बढ़ जाएगी। और यूपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश वाला इधर लिख लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश है उसकी जनसंख्या तो 20 करोड़ के भी पार हो गई होगी। और इसका जनसंख्या ओवरऑल इंडिया का 16.5% था। और उसके बाद हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है दिल्ली के पास, फिर पुदुचेरी, चंडीगढ़, और उस तरीके से घट रहा है लक्षद्वीप। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है दिल्ली के पास और सबसे कम है लक्षद्वीप के पास है जनसंख्या। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें भी ऐसे याद रखिएगा तो आप भूलिएगा नहीं। सबसे पहले अगर इंडिया का मैप आपको याद आ रहा है, यूपी, फिर इधर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आए, फिर उसके बाद इस जगह है बिहार, और बिहार से फिर इधर जाइएगा तो वेस्ट बंगाल मिलेगा। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार आएगा, फिर आगे चल के वेस्ट बंगाल आएगा, और सबसे कम में है सिक्किम वाला। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए 1921 की जनगणना है, 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। और 1911 की जो जनगणना है उसको महान विभाजक वर्ष के नाम से इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 2011 से 2021 के बीच जो जनगणना हुई थी उसी बीच में ही एक फ्लू नाम की जो एक बीमारी आई थी, और उस बीमारी के कारण जो है लाखों लोगों की मौत हो गई थी, लाखों करोड़ों लोग की मौत हो गई थी। तो उसके कारण जो है इसमें जो है एक नेगेटिव वृद्धि देखने को मिलती है। और नेगेटिव वृद्धि कितनी होती है याद रखिएगा, 0.31%, 0.31% जो है नेगेटिव वृद्धि होती है। मतलब जनसंख्या बढ़ने के जगह घट गई थी। और देखिए ये मतलब बोला जाए तो ये हर एक 100 साल में जो है कोई ना कोई एक बड़ा जो बीमारी है वो आते रहती है। तो 1921 वाला याद रखिएगा, इसमें महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है और इसमें नेगेटिव वृद्धि हुई थी। धारा 246 वाला याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग देश में जो जनगणना है, जनगणना कराने का जो दायित्व है वो संघ सरकार को जाता है।
तो धारा 246 वाला याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा नागालैंड वाला में, तो नागालैंड में नकारात्मक वृद्धि हम लोग देखे 2011 वाला जनगणना, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो नागालैंड है इसमें नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली। और नकारात्मक वृद्धि कितनी हुई थी, तो ये याद रखिएगा 0.6% माइनस, याद रखिएगा इसमें घट गई थी। भारत की जो सबसे बड़ी जनजातीय समूह है वो भील है, याद रखिएगा सबसे बड़ी जनजातीय समूह भील है। लेकिन अभी वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजातीय समूह है वो गोंड हो जाती है, गोंड। बाघों की सर्वाधिक संख्या आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, उस जनगणना के अकॉर्डिंग ही हमें मतलब इस डेटा के बारे में पता चला। और इस मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है। अगर इंडिया जनसंख्या की अगर हम बात करें तो इस जनसंख्या ये जो जनगणना हुई थी 2011 वाली, इसमें टोटल 16 भाषाओं में जो है इसको आयोजित की गई थी। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जनगणना को 7वीं अनुसूची में जो है डाला गया है। देखिए ये जो जनगणना है, ये जनगणना याद रखिएगा एक रजिस्ट्रार जनरल और या फिर और हो सकते जनगणना के जो आयुक्त थे वो सी चंद्रा मौली, ये नाम याद रखिएगा, सी चंद्रा मौली, ये रजिस्ट्रार जनरल और जो जनगणना है उनकी आयुक्त थे। तो इनके थ्रू जो है ये जनगणना 2011 हुई थी। और इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट में पढ़ेंगे कि भारत की जो जनगणना हुई थी उसमें जो आयु संरचना है, आयु उस 2011 की हम बात कर रहे हैं, आयु संरचना, इस आयु संरचना में किस किस आयु के मतलब कौन कौन से इसको जो है आयु के अकॉर्डिंग जो है बांटा गया है और कितना % है। तो आयु में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किशोर वाले, किशोर आयु, फिर वयस्क वाला, वयस्क, और फिर हम लोग इसको पढ़े वृद्ध वाला, वृद्ध। और इसमें से भी किशोर वाले टोटल कितने % है, 36.5% जो है किशोर थे। और 50 याद रखिएगा 56.7 जो है वो वयस्क वाले थे। और वृद्ध वाले कितने हैं, तो याद रखिएगा 6.8% जो है वयस्क थे। तो ये आयु संरचना 2011 की जनगणना वाला है। और इसको हम पढ़ते हैं, देखिए भारत में लगभग 187 इसके करीब जो बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है। अब इसमें से भी कौन कौन सी भाषाएं सबसे ज्यादा बोली जाती है, भाषा में याद रखिएगा सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। और हिंदी कितनी बोली जाती है, तो ये 40% बोली जाती है। हिंदी के बाद सेकेंड नंबर में आता है बंगला भाषा, बंगला सेकेंड में बंगला, और बंगला के बाद तेलुगु, याद रखिएगा तेलुगु भाषा। तो बंगला में भी कितना % बोला जाता है, तो ये 8% बोला जाता है। तेलुगु वाला है 7.8%। और भी अन्य भाषाएं हैं, तो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बंगला, फिर तेलुगु वाला भाषा। ये हो गया भाषा, हमने बोला भाषा के अकॉर्डिंग। और एक हम पढ़ेंगे अंतिम रूप से धर्म वाला। तो धर्म के अकॉर्डिंग धर्म में सबसे ज्यादा कौन बोला जाता है, तो सबसे ज्यादा बोला जाता है, सॉरी उल्टा बोल रहे, धर्म में सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा है हिंदू, सबसे ज्यादा हिंदू। हिंदू के बाद मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम, फिर सिख ईसाई बोलते हैं, लेकिन सिख नहीं, पहले ईसाई आएगा, हिंदू मुस्लिम ईसाई, फिर सिख आएगा, सिख, फिर हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, और एक अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। और इसमें से भी याद रखिएगा हिंदू वाले कितने हैं, तो 79.8%, 79.8% जो जनसंख्या है वो हिंदू है। और मुस्लिम वाला कितना है, तो मुस्लिम वाला बहुत कम है, ये 14.23% मुस्लिम है। हिंदू हो गया, मुस्लिम, ईसाई वाला में याद रखिएगा, यही वाला याद रखिएगा 2.3, याद रखिएगा 2.3% ईसाई धर्म वाले हैं। और सिख वाले टोटल कितने हो जाते हैं, तो ये 1.7% सिख धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले 0.70%, जैन धर्म वाले 0.37%। और अन्य में कितने आ जाते हैं, अन्य में टोटल 0.98 इतने % हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा धर्म में हिंदू धर्म, मुस्लिम,
ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य में आते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू वाले हैं, हिंदू वाला 79.8% जो है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज की इस वीडियो में समझे भारत की 2011 की जो जनगणना हुई थी और उसके जो इम्पोर्टेंट डाटा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने स्टडी किया। और जिस प्रकार से हम इसका स्टडी कर रहे हैं 2011 की जनगणना, ठीक इसका डाटा चेंज हो जाएगा अगर नया अगर जनगणना होती है और उसके जो डाटा आते हैं तब। लेकिन अगर तब तक जो है हमको इसी को जो है बेस मानते हुए इसी को हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्टडी करना होगा। तो आई होप आपको ज्योग्राफी के जितने भी लेक्चर, जितने भी वीडियो हैं, जितने भी बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट में है, वो सारे के सारे वीडियो को एक बार देख लीजिए। आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, मज़ा आएगा, बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है। तो मिलते हैं फिर दूसरा किसी सीरीज पे, तब तक के लिए थैंक यू।